हेलो स्टूडेंट, मैं संध्या जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका ओमारा लर्निंग पे। आज का विषय वस्तु है समास और उसके भेद। तो समास के भेद देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ये समास जो 6 समास है इनको पढ़ना बड़ा ही आसान है। बस हर समास की अपनी एक विशेषता होती है। उन प्रत्येक समास की हम विशेषताओं पे जब हम ध्यान देंगे तो निश्चित है कि हर समास को हम बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए समझते हैं पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास समझने से पहले जानना होगा कि ये अव्यय शब्द क्या है, कि इस अव्यय शब्द से मिलके ही ये अव्ययी शब्द बना है। तो हमें जानना होगा कि ये अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी भी परिवर्तनीय नहीं होते हैं। कैसे परिवर्तनीय नहीं होते हैं? जब भी ये किसी वाक्यों के बीच में आते हैं तो इनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदले, कारक बदल जाए, काल बदल जाए, लेकिन ये अव्यय शब्द ज्यों के त्यों वाक्य में बने रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक, अब आते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की अपनी विशेषता कुछ होती है। तो ये विशेषता है, पहली विशेषता बताया जा रहा है कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं कि कैसे प्रथम पद प्रधान है। यहाँ पे एक उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति में हमने इसके यथाशक्ति जो समस्त पद है ये 2 पदों से मिलके बना है, यथा और शक्ति। तो यथा शब्द क्या है? इसका पूर्व पद है यानी प्रथम पद है। इसमें बताया जा रहा है कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। तो यथा क्या है? प्रधान है। कैसे प्रधान है? क्योंकि यथा इसी के अनुसार पूरे पद का विग्रह होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यथा शब्द क्या है? ये प्रधान है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसी के अनुसार करेंगे, इसी प्रथम पद के अनुसार करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक, ये प्रथम पद प्रधान, ये तो आपको एक हो गया। अब दूसरे पे देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि समस्त पद अव्यय होता है। अव्यय होता है। अव्यय कैसे होता है? अव्यय अभी मैंने बताया कि अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कभी भी परिवर्तनीय नहीं होते हैं। तो अब देखिए ये भरपेट शब्द है ना, तो भरपेट शब्द को जब आप देखेंगे तो ये ऐसा शब्द है, वो कहीं भी आएगा तो ये परिवर्तन इसमें कुछ भी होगा नहीं। तो ये अव्यय शब्द हो गया। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेट भरकर। क्या होगा? पेट भरकर। अब तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि प्रथम पद में उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता है? मुझे लगता है कि वो उपसर्ग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के पहले आकर के लग जाते हैं और लगने के बाद उस मूल शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग बताने का मतलब मेरा यह है कि आप समझिए और देखिए कोई भी ऐसा शब्द जिसमें क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो। जैसे यहाँ पे है आजन्म। आजन्म, आजन्म यानी कि ये मूल शब्द क्या है? जन्म है। जन्म आपका मूल शब्द है, लेकिन ये इसमें उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग लगा है। तो जब भी आप कोई ऐसा शब्द देखें जिसमें क्या हो? उपसर्ग हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक ना? अब आते हैं चौथे नंबर की विशेषता पे। चौथा नंबर ये जो विशेषता है यह कह रहा है कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति मतलब कि एक शब्द 2 बार आए, 3 बार आए या एक से अधिक बार आए, लेकिन यहाँ पे 2 बार की बात की जा रही है। मतलब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति जैसे ये देखिए बीचों बीच इसका एक उदाहरण है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। बीचों बीच एक ही शब्द क्या हो रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं।
ऐसे ही आपको और भी शब्द मिल सकते हैं, धीरे धीरे, रातों रात। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं। धीरे धीरे में भी धीरे धीरे एक बार आया, दोबारा आया। फिर रातों रात में रात और रात दो बार आ रहे हैं ना। तो ये शब्द क्या है, मतलब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है। तो आप जब ऐसे शब्द देखें, जब जो शब्द क्या हो एक से अधिक बार आ रहे हैं, एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं, तो आप वहाँ तुरंत क्या समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास को समझना बहुत कठिन नहीं है। इन जो चार ये मैंने कंडीशन दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों में से ज़रूरी नहीं है कि ये चारों आए, चारों को नहीं देखना है, चारों को आपको समझना है। इनमें से कोई भी एक आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इन शब्दों में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक ना, मुझे लगता है अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप जानते हैं, ठीक। हाँ, आइए अब हम दूसरे नंबर का समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहली विशेषता है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरी भी विशेषता आपकी है कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। देखिए, इसको समझना बड़ा ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा विशेषताएं नहीं हैं, बस ध्यान किन पे देना है आपको, विभक्ति चिन्हों पे। विभक्ति चिन्ह अगर आपको पता है तो तत्पुरुष समास को बड़े ही आसानी से आप पहचान लेंगे। तो पहला आपका जब हम उदाहरण देखेंगे इस समस्त पद में, तो समस्त पद में पहला उदाहरण है यश प्राप्त। यश प्राप्त, जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त। यश को प्राप्त, ये जो को है इसका क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा किसमें, समस्त पद में। तो समस्त पद को जब हम विग्रह करते हैं तो को क्या आ जाता है, उसमें आके ऐड हो जाता है बीच में। लेकिन जब समस्त पद बनाते हैं विग्रह से तो उसमें को शब्द क्या हो जाता है, हट जाता है। को कारक है, कौन सा कारक है, कर्म कारक। कौन सा कारक, को कर्म कारक है। तो इस विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप हो गया, तो हम तुरंत समझेंगे ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अब दूसरा समस्त पद है रस भरा। रस भरा, इसमें जो हम देखेंगे कि इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा रस से भरा। रस से भरा, इसमें भी विभक्ति चिन्ह है से क्या है, विभक्ति चिन्ह है, और ये कौन सा कारक है, करण कारक है। तो करण कारक जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इस विग्रह के बाद ही हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। और इस विग्रह से हम जब समस्त पद बनाते हैं तो इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब आते हैं विद्यालय। विद्यालय यानी विद्या के लिए, इसका भी जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विद्या के लिए आलय। तो विद्या के लिए कौन सा आपका कारक है, के लिए है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह मैंने बताया था ना, को या के लिए, तो इसमें के लिए आपका संप्रदान कारक है। तो विग्रह करते ही हमको समझ में आ जाता है कि यह कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अब आते हैं चौथे नंबर पे, आपका मैंने एक उदाहरण लिया है वनवास। वनवास का विग्रह करते हैं और देखते हैं किसमें कौन सा समास है। वनवास का हम जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वन में वास। वन में वास, तो में क्या है, यह भी कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह है, और इसका क्या हो जाता है, समस्त पद में इन्हीं कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो विग्रह करते हैं, वो कारक चिन्ह आकर के उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हम जैसे ही विग्रह करते हैं किसी समस्त पद का तो क्या समझ सकते हैं कि यह कौन सा समास है। तो आपके कारक चिन्ह आपको बता देंगे कि वो कौन से समास हैं। तो तुरंत देखते ही आप समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास है। आइए अब तीसरे नंबर पे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, इनमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो ध्यान दे करके पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो आइए इन चीज़ों पे देखते हैं क्या है। पहली विशेषता है दोनों पदों के बीच
दोनों पदों के बीच यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों के बीच क्या होगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। यानी पहला पद, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहला पद या दूसरा पद, कोई भी एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। तो उसका उदाहरण देखते हैं। हाँ, पहले जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं, जैसे हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ रखी है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वे शब्द क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। तो विशेष, इसका उदाहरण देखते हैं। ये है नील गगन। नील गगन क्या है, गगन शब्द की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो नीला क्या है, उसका विशेषण है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है, गगन की, तो वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो नील गगन यानी यह विशेषण विशेष्य का संबंध दोनों में है। तो देखते ही हम समझ जाएंगे, जब इनका विग्रह करेंगे तो क्या समझेंगे, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो इनका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है जो गगन। ठीक, इसमें देखिए आगे, हाँ, एक और नंबर पे दिया है, कह रहा है कि उपमान उपमेय का संबंध, यानी दोनों पदों में उपमान और उपमेय का भी संबंध हो। तो वैसा ही एक पद हमने लिया है, एक पद ये है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, इसमें दो पद हैं, पहला पद है चंद्र, दूसरा पद है मुखी। मुखी क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है। ठीक है, यानी मुख को किसके समान बताया गया है, चंद्रमा के समान, यानी चंद्रमा के समान मुख वाली। यानी यहाँ पे जो के समान, नीला है जो, गगन है जो, ये सब, इन शब्दों का लोप हो जाता है किसमें, समस्त पद में। समस्त पद में इन शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे के समान और हैं जो का। लेकिन जैसे ही हम क्या कर देते हैं, विग्रह करते हैं, तो वो उनके इन विग्रह में उन शब्दों के साथ आकर के मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पे है आपका कर कमल। कर कमल यानी ये क्या है, ये भी क्या है, इसमें भी उपमान और उपमेय का संबंध है। ठीक है ना, तो कर कमल, कमल क्या है, कर, हाँ, हाथ क्या है, किसके समान है, कमल के समान है। तो हाथ कमल के समान है, तो हाथ क्या हो गया, उपमेय हुआ, और उसकी विशेषता, उसकी समानता किसके साथ की गई है, कमल के साथ। तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया, उपमेय और उपमान। और इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कर रूपी कमल। तो यहाँ पे तीसरी विशेषता में एक विशेषता ये भी थी कि इन विग्रहों में के समान, हैं जो, रूपी, ये तीन कौन कौन शब्द, के समान, हैं जो, रूपी, ये तीन शब्दों का लोप होता है। ये तीनों शब्द एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं हर विग्रह में। जैसे कि विशेषण विशेष्य होगा, जब पद विशेषण विशेष्य होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हैं जो। जब उपमान और उपमेय होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, के समान या रूपी, ऐसे शब्दों का वहाँ पे लोप होता है, या विग्रह में क्या हो जाते हैं, वो शब्द आकर के उनमें मिल जाते हैं। ठीक, तो यह है आपका कर्मधारय समास, और यह हो गया तत्पुरुष समास। और मैंने क्या पढ़ाया है आपको, आगे अव्ययी भाव समास। ये तीन समास मैंने पढ़ा दिए। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगी, उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूँगी कि उनका विग्रह, उनको आप बताइए कि इसमें कौन सा समास है। तो उन प्रश्नों को ज़रा आप नोट कर लीजिए। पहला है आपका, सॉरी, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। रसोई घर, रसोई घर, इनमें बताइए कि कौन सा समास है। और एक शब्द है महात्मा। महात्मा, इसमें भी बताइए कि
कि कौन सा समास है। इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा समास है। इसको आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी।